हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के मीनिंग की। तो यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस लिए हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके अंदर किसी अदर पर्सन से काम करवाया जाता है। अब हम कुछ ऑथर से उनकी डेफिनेशन ले लेते हैं। जैसे कि कूट्स की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके अंदर दूसरे से काम करवाया जाता है। फॉर्मली होती है ये, और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जितने भी लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशंस की बात करें तो पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्क एंड वर्कर एंड वर्क। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पस ऑर्गन है जिसके अंदर बिजनेस को मैनेज किया जाता है, इसमें मैनेजर को मैनेज किया जाता है, और साथ ही साथ एक जो वर्क और जो वर्कर होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। यानी कि जो भी वर्कर्स हैं उनको मैनेज करना कि वो राइट प्लेस पे लगे, और अगर वो जो भी काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करना कि जो भी उनको काम अलॉट किया गया था वो उसको प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। हम बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भी काम होता है वो उसको इस वे में डिवाइड किया जाता है कि कोई भी पर्सन को वो उसको स्पेशलाइजेशन के तौर पे करे। ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन को सभी तरह के काम दे दिए जाएं तो वो वहां पे उसका जो भी स्पेशलाइजेशन है उसका प्रॉपर यूज ना हो। एक पर्सन को एक काम दिया जाए उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिससे कि बेटर रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट आता है पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साइड बाय साइड चलती रहती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं एक साथ, क्योंकि जहां पर अथॉरिटी होगी वहां रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मैनेजमेंट के लेवल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी काम किया जाता है वो प्रॉपर वे में होता है, और अगर कोई भी पर्सन डिसिप्लिन में रहकर काम नहीं करता है तो उसको पेनल्टी भी देनी होती है। तो यहाँ पर उसका जो डिसिप्लिन होता है वो उसके बिहेवियर के थ्रू होता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है उस पर, जो भी उसके पीयर ग्रुप है उनके साथ, या सबॉर्डिनेट के साथ, या वहाँ पे जो भी सीनियर मैनेजर हैं उनके साथ वो किस तरह का बिहेवियर रखता है। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यहाँ पर यह है कि एक पर्सन को जो भी ऑर्डर मिलेंगे वो उसके सुपीरियर से मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये है कि यहाँ पर एक हेड होगा, एक प्लान होगा, और उसके जितने भी प्लान होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही प्रिपेयर किए जाएंगे। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस ये बताता है कि जो भी प्लान या हेड होगा वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उन प्लान को बनाएगा, और उसके डायरेक्शंस को जो लोअर लेवल होंगे या फिर जो उसके पीयर ग्रुप होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर यह है कि एक बिजनेस के अंदर इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट दूसरे एम्प्लॉय से मिलता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू हमें ये करना होगा कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हम कॉमन इंटरेस्ट में किस तरह से ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर ही की जाएंगी। नेक्स्ट आता है फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स। फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी काम दिया जाएगा उसका एक प्रॉपर जो वेजेस होगी या फिर जो सैलरी होगी वो उसको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जो एम्प्लॉय है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि जब तक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी कंपनी को या फिर किसी भी बिजनेस को नहीं दे पाएगा। तो वहाँ पे हम जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फेयर रेम्यूनरेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। फ्योल इस बात को फेवर करते हैं टॉप मैनेजमेंट में कि सेंट्रलाइजेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि हर चीज पता रहती है कि कौन सा पर्सन किस तरह के काम कर रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है। अगर डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो
आउट ऑफ वे चली जाएंगी। तो यहाँ पर यह कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और अगर कोशिश हो तो डे टू डे बेसिस पर सेंट्रलाइजेशन हो तो बेटर है, क्योंकि उससे प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती है और इजीली टाइमली हम उस पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब यहाँ पर ये है कि एक हायरार्किकल चैनल होता है जिसको हम स्केलर चेन भी बोलते हैं। ये एश्योर करता है कि जो भी यूनिटी ऑफ कमांड जो होगी वो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्केलर चेन प्रॉपर वे में होगी तो यूनिटी ऑफ कमांड भी प्रॉपर वे में चलेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब तक टॉप से मिडिल का और मिडिल का लोअर से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोई भी फंक्शन, कोई भी प्लान प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए प्रॉपर चेन होनी चाहिए और उनके बीच में आपस में यूनिटी ऑफ कमांड और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। इट मीन्स राइट पर्सन को राइट जॉब मिले और उसके साथ ही उसको राइट प्लेस भी मिले। ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कुछ और है जबकि उसको अपॉइंटमेंट किसी और जॉब पे मिल गया। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक पर्सन को वही जॉब मिलनी चाहिए जिसकी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ पे जस्टिस और काइंडनेस से है। फ्योल बताते हैं कि एक वर्कर को इनकरेज करने के लिए कि वो अपना ड्यूटी को डिवोशन के साथ, लॉयल्टी के साथ करे, तो सबसे पहले उसके साथ जस्टिस करना होगा, उसके अंदर उसके साथ काइंडनेस की तरह बिहेवियर करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पर्सन को एज अ इक्विटी या फिर वो सारे राइट्स नहीं देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जॉब के लिए कोई लॉयल्टी नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई डिवोशन नहीं होगा। अगर आप एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ना मान के एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करेंगे तो वो भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी इन टेन्योर। स्टेबिलिटी इन टेन्योर का मतलब ये है कि अगर टेन्योर में स्टेबिलिटी होगी तो जो पर्सोनेल होगा वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा और उसके अंदर एक मैनेजमेंट को लेके कोई बैड एक्सपीरियंस या फिर कोई बैड ओपिनियन नहीं होगा। उसके माइंड में यही होगा कि मुझे तो बस सिर्फ अपना काम करना है। वो अपने कंपनी को या फिर अपने बिजनेस को अपना नहीं मानेगा, वो सिर्फ एज अ उसको वर्क मानेगा। वो सोचेगा कि यहाँ पे जितना भी लॉस हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपना 9 से 5 यहाँ पे टाइम देना है, काम करना है और सैलरी लेनी है। तो ठीक है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी होगी, उसकी कुछ जॉब सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाएंगी कंपनी की तरफ से, तो वहां पर वो भी और अच्छा परफॉर्म करने का सोचेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज को कुछ ऐसे राइट्स भी देने चाहिए जिससे कि वो टाइम आने पर अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलने पर वो कुछ इनिशिएट ले पाएं। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वो पोटेंशियल होता है लेकिन उनको इस तरह के इनिशिएट करने के लिए नहीं कहा जाता, उनको वो राइट नहीं होते, तो उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस और स्किल होने के बावजूद भी वो उसको नहीं परफॉर्म कर पाते। तो थोड़े इनिशिएटिव एम्प्लॉयज को भी देने होंगे कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेट द कॉर्प्स। एक्सप्रेट द कॉर्प्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ जो मेंबर हैं कंपनी के, उनको अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हार्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे मोस्टली डिस्प्यूट बने रहेंगे। क्योंकि एक एम्प्लॉय जो सोचता है वो सेकंड एम्प्लॉय नहीं सोचेगा, तो हर किसी के जो ओपिनियन होंगे वो अलग अलग होंगे और जब तक एक ओपिनियन नहीं होगा तब तक बेटर रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो ये वाली स्प्रिट भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस की। फ्रेंड्स, मैनेजरियल फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम बात करते हैं हेनरी फ्योल की। तो हेनरी फ्योल ने इनको डिवाइड किया है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्स में इस तरह से बहुत पूछे जाते हैं कि हेनरी फ्योल ने कौन कौन से फंक्शंस को बताया है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि हेनरी फ्योल ने ये 5 फंक्शन से वो बताए हैं। जबकि ल्यूथर गुलिक ने कीवर्ड दिया है पोस्ट कॉर्प को। पोस्ट कॉर्प आपने पढ़ा होगा। पी से होता है प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग, आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। तो ये किसने दिया है? ये दिया है लूथर गुलिक ने। तो आपको याद रखना होगा कि जो कीबोर्ड है वो दिए हैं लूथर गुलिक ने। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में
हम देखते हैं कि ओल्ड टेक्निक्स को रिमूव कर दिया गया है और डिफरेंट टाइप्स की न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो वही पुरानी ओल्ड टेक्निक को लेकर बिजनेस को करना बहुत ही मुश्किल है, और ना ही हम अपने जो भी हमने टारगेट सेट किए हैं उनको हम ईजिली अचीव कर पाएंगे। तो आज के टाइम में डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको अचीव किया जा रहा है, तो एमबीओ उनमें से ही एक है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था पीटर एफ डकर ने। पीटर एफ डकर इसमें बताते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स हमें चाहिए होते हैं वो डिपेंड करते हैं सर्वाइवल एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस पर। अब ये सर्वाइवल एंड प्रोस्पेक्टस किस तरह से होगा, तो वो हम करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में ईच इंडिविजुअल के गोल को सेट कर दिया जाता है और उससे फिर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और अगर किसी भी तरह का कोई डेविएशन वहां पर आता है तो वहां पर उसको रिमूव करने के लिए और डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को सोचा जाता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में यही होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसके एक प्रॉपर गोल को सेट कर दिया जाए और उसके गोल को जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे कंबाइन कर दिया जाए, जिससे कि उनके जो इंडिविजुअल गोल हैं वो तो अचीव हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी इजिली अचीव हो पाए। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन एमबीओ में। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है वो है फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एमबीओ प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट स्टेप हमें बताता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी का क्या है, क्योंकि जब तक हमें मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते। मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का वो सर्वाइवल और एक्सपेंशन में हेल्प करता है। तो इसका बस एक ही मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो बिजनेस है उसके पास उसकी मतलब ये हो कि वो इजीली सर्वाइव कर पाए और उसका एक्सपेंशन हो पाए। तो इस मेजर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेरिवेटिव ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, जिससे कि हर किसी को एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये टारगेट है, आपको इसको अचीव करना है। जब सभी डिपार्टमेंट के टारगेट सेट कर दिए जाएंगे तो वो सारे टारगेट जब अचीव हो जाएंगे तो सारे टारगेट मिलाकर वो हेल्प करेंगे हमारे ओवरऑल बिजनेस के टारगेट को अचीव करने में। तो यहाँ क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे उनके एम डिसाइड कर दिए जाते हैं और उन एम्स को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो पाए। सेकेंड पॉइंट आता है सेटिंग अप सबऑर्डिनेट गोल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, सबऑर्डिनेट के गोल्स को सेट कर दिया जाता है, यानी कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट लेवल है उन सबके जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके यूनिट वाइज, इंडिविजुअल लेवल वाइज या सेक्शन लेवल वाइज उनके जो ऑब्जेक्ट गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको सेट कर दिया जाता है कि आपका ये टारगेट है, आपकी ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इतना काम अपने जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनसे करवाना है। तो इससे क्या होता है, अब उनको सेट कर दिया, उनके टारगेट को फिक्स कर दिया, तो अब वो अपने टारगेट को अचीव करेंगे। उनके टारगेट्स अचीव होंगे, उसकी हेल्प से बिजनेस के टारगेट भी इजिली अचीव हो पाएंगे। फिर होता है थर्ड स्टेप पीरियोडिक मीटिंग्स। पीरियोडिक मीटिंग्स के अंदर है कि कंपनी के अंदर पीरियोडिक मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएं, जिससे कि जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसके व्यूज को जाना जाए, क्योंकि कई बार क्या ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में उनके टारगेट तो अचीव कर दिए थे लेकिन बीच में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस तरह के सकमस्टांसेस आ जाते हैं जो कि लगता है उनको कि जो उनको टारगेट दिया गया है वो अचीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे अगर मीटिंग पीरियडिकली कंडक्ट की जाएगी तो वो अपनी व्यूज को कंपनी के साथ या फिर जो भी अपने सुपीरियर लोग हैं उनके साथ वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि टाइम रहते हुए वो उसमें चेंजेस कर पाएं और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर पाएं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो स्टार्टिंग में सेट कर दिया वो वैसी सिचुएशन आपको पूरे टाइम मिले। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, तो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना एक रियलिस्टिक चीज है और इसको फॉलो करना ही बहुत आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तब तक हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब तक परफॉर्मेंस अप्रेज नहीं करेंगे तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो भी डेविएशन आया है वो किस वजह से आया है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि
किस पर्सन ने कहाँ पे कमी की है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि और सारे डिपार्टमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते हैं। तो अगर वहाँ पे इजीली परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाएगा तो वहाँ पता चल सकता है कि कहाँ पे कमी थी, जिससे कि वो आगे जाके उसको इजीली करेक्ट कर पाए और आगे जाके उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एमबीए की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एमबीए यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के। फर्स्ट है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सबको पहले से ही क्लियर होते हैं, तो यहाँ पर एवरी पर्सन जानता है कि उसकी ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, तो उसी के हिसाब से वो काम करेगा, तो पूरा मैनेजमेंट बेटर तरीके से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएगा। सेकंड बेनिफिट इसका ये होता है कि यहाँ पे एवरी इंडिविजुअल बिजी रहता है अपने काम में, क्योंकि उसको ये जरूरत नहीं है कि अब कोई आएगा उसको इंस्ट्रक्शन देगा या गाइडेंस देगा तब वो अपने काम को करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब सबके सेट हो चुके हैं गोल, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है और उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही सारे काम करने हैं, तो यहाँ पे लोग बिजी रहते हैं। थर्ड इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे जो पर्सन होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब सभी लोग के जो गोल हैं वो सेट किए गए हैं और जो पीरियडिक मीटिंग की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है वो अपने व्यूज सबके सामने रख सकते हैं कि हमारे ये व्यूज हैं, अगर इसको इस तरह से किया जाता तो बेटर होता, या फिर अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है काम करना। तो इस तरह से क्या होता है कि वह डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट ले पाता है और उससे उसकी जो एफिशिएंसी है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है और बेटर रिजल्ट भी निकल कर आते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका कि एमबीओ इंट्रोड्यूस करता है कि इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल किस तरह से हुआ? सेल्फ कंट्रोल इसमें होता है कि सबको उसके टारगेट पता होते हैं कि हमारे क्या टारगेट हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स लेता है, अपनी परफॉर्मेंस को देखता है, वो खुद ही चेक करता है कि जो भी मेरे को टारगेट दिए गए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग मेरी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है। अगर उसको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस कम जा रही है तो वो सही टाइम पर उनको ठीक कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ पे वो इंक्रीज कर सकता है। तो ये इसके थे बेनिफिट। अब हम बात करते हैं वीकनेसेस ऑफ एमबीओ की कि एमबीओ की क्या क्या वीकनेसेस हैं। फर्स्ट जो इसकी मेजर वीकनेस है वो ये है कि इसके अंदर अब हर कोई अपने जब इनके जो गोल्स होते हैं वो सेट कर दिए गए हैं, तो हर पर्सन बस अपने ही गोल के बारे में सोचता है। वो ये भी नहीं देखता कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे बिजनेस के अंदर वो स्कार्स हैं, हमें उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। वो सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचता है रेदर देन किसी और के गोल या किसी और की हेल्प करने का सोचे। वो सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचता है कि हमारा ये स्टैंडर्ड्स परफॉर्मा है, हमें इसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करनी है, हमें इतना ऊंचा पहुंचना है, बस वो उसी के बारे में सोचते हैं। सेकंड है कि ये शॉर्ट टर्म गोल को हम बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए ज़्यादा बेनिफिटेड रहता है, ये लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करता है, तो इससे ये भी इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है कि ये सिर्फ सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचता है कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए हर डिपार्टमेंट के, हर इंडिविजुअल के या फिर हर यूनिट के, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करना एक कोई छोटा टास्क नहीं है। हमें इसके लिए बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हर तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना अपने। तो यहाँ पर क्या होता है कई बार रिस्क भी बना रहता है कि अगर जो भी सेट किए जा रहे हैं गोल वो प्रॉपर वे में वो हेल्प करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में या नहीं। नेक्स्ट आता है कि इसमें एमबीओ ये टोटली हमारा डिपेंड करता है फीडबैक सिस्टम पे, और फीडबैक सिस्टम अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो एमबीओ भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, और ना ही यहाँ पे अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है अगर वो भी प्रॉपर वे में आपने सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है, तो यहाँ पे जो हमारे जो भी टारगेट हमने अचीव किए हैं उसको अचीव सेट करना या टारगेट जो हमने अचीव किए हैं उनको अचीव करने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे को हेल्प नहीं करेंगे हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में। फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।